नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेहद बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का अप्रैल माह का करंट अफेयर। आने वाले जो भी एग्जाम सारे के लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे नज़दीक जो हमारा एग्जाम है वो पीएसआई का एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर। इससे पहले जो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर है अप्रैल माह का, उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, सूजत 60 डिस्कस कर चुके हैं। और राजस्थान का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करने के बाद जो भी अवार्ड्स हैं, सम्मान दिए गए हैं और इसके अलावा खेलकूद पार्टला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और आफ्टर इट वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला पॉइंट? राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, अप्रैल 2026 की बात की गई है। सिविल मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। लर्न, रिवाइज और अपने को सक्सीड करना है। ठीक है, चलिए तो बात की गई है सबसे पहले 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जीआईटीवी का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, क्यों किया गया है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। जयपुर में कहाँ किया गया है ये हमें देखना होगा। सबसे पहले देखिए 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का है। जीआईटीवी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार। अब जैसे ही बात आई ट्रैवल बाजार की, इसका मतलब क्लियर है, पर्यटन के क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, आयोजन है किया गया है। स्थान कहाँ किया गया है हमें याद रखना है, जयपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाल ही में 15वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। 26 से 28 अप्रैल को किया गया। कितने? 26 से 28 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया है। डेट ठीक है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य क्या है? भारत में इनबाउंड टूरिज्म, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित को बढ़ावा देना। ये जो वर्ड है ये बेहद महत्वपूर्ण है, इनबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म का मतलब हो गया विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना है। कैसी पहले? एक बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग मंच है। बिजनेस टू बिजनेस कैसे है? मतलब जो विदेशी जो ऑपरेटर्स हैं, विदेशी ये आपके विदेशी टूर ऑपरेटर्स हैं, ये भारतीय टूर ऑपरेटर्स से क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। इस तरह से बिजनेस टू बिजनेस और एक क्या है? एक मंच है। ठीक है, इसका आयोजक कौन है? तो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो संस्था है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये दोनों तो हम याद रख सकते हैं कि भाई जेटीवी के आयोजन राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और इसके अलावा फिक्की के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस संस्था का नाम याद रखना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। बी टू बी मंच जो सत्र आयोजित किया गया था वो 27-28 अप्रैल को आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया और इस 2 दिन में 10,000 प्लस पूर्व निर्धारित बी टू बी बैठकें आयोजित हुई। ठीक है, फिर भागीदारी बात करें भाई किस किस ने भाग लिया है, तो इसमें 7 महाद्वीपों से संस्थाएं आई हैं। विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की भागीदारी रही है और लगभग 50 प्लस देशों के जो टूर ऑपरेटर्स थे उन्होंने भाग लिया है। 270 विदेशी टूर ऑपरेटर्स इसमें। बेसिक बात है, किसी भी टॉपिक को अपन डायरेक्ट फैक्ट को याद रखने के बजाय उसके बारे में कुछ 2-4 बातें पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो बेहतर होता है उन फैक्ट्स को याद रखना बजाय उसके रटने के। इसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि भाई जीआईटीवी क्या है, इसका आयोजन क्यों किया गया है, तो इससे हमारे दिमाग में थोड़ी सी एक पिक्चर क्रिएट होती है भाई कि इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया है। जीआईसीसी जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें एक बी टू बी सत्र आयोजित किया गया है जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की बात करता है। ठीक है, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि भाई इसमें 50 प्लस देशों के टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया है। 200 प्लस भारतीय प्रदर्शकों ने भाग लिया है। अब जो 50 प्लस कंट्रीज हैं उसमें आप देख पा रहे हैं एशिया के 13 देश हैं, दक्षिण अमेरिका के 5 देश हैं, यूरोप के 19 देश हैं, अफ्रीका का 3 देश है, उत्तरी अमेरिका के 4 देश हैं और यहाँ के 2 देश हैं। यहाँ से यूरोप और एशिया क्षेत्र के अजरबैजान और रूस ने भी भाग लिया है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल हमें जो याद रखनी है वो ये है कि 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन जयपुर में किया गया है और डेट ठीक है 26, 27, 28 अप्रैल को इसको आयोजन किया गया। एक बी टू बी मॉडल है। टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अलावा फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसमें जो आयोजक संस्था है ये रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। थीम देखिए, थीम बहुत लंबी है, पूछना मुश्किल है। रीइमेजिनिंग इनबाउंड टूरिज्म, पहले पॉइंट में हमने देखा था इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना है इन इंडिया। ट्रेंड्स, अब इसमें क्या क्या किन किन बातों को ध्यान रखा गया है? ट्रेंड्स का, टेक्नोलॉजी का और ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, टुवर्ड्स इंक्रेडिबल इंडिया 4.0 की बात की गई है। मतलब हमें वर्तमान ट्रेंड्स को ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म अपॉर्चुनिटीज ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए और टुवर्ड्स इंक्रेडिबल इंडिया कौन सा है? 4.0 की इस बार बात की गई है। यहीं पे एक नॉलेज पेपर जारी किया गया, किसका? फिक्की और ईवी का, ईवाई है। फिक्की आपने देखा, ठीक है, और ईवाई भी क्या है? एक संस्था है, अर्नेस्ट यंग एक संस्था है, कंपनी है, इसके द्वारा एक संयुक्त रूप से एक इसके ऊपर नॉलेज पेपर का विमोचन किया गया। ठीक है,
अब उद्घाटन समारोह में एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस मतलब भारतीय जो विविधता है, उस भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, उस विविधता में एकता की बात की गई है। एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस, ये याद रखना है। यहाँ से एक अवार्ड दिया गया। फिर ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे कि लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2025-26 किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड मध्य प्रदेश को, टूरिज्म मध्य प्रदेश पर्यटन को इससे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 15 में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार जीआई टीवी 2026 के दौरान आयोजित किया गया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड में प्रदान किया गया। जहां अब अवार्ड दिए गए जिनका नाम था ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन को ये अवार्ड दिया गया है। आयोजन फिक्की द्वारा पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान पर्यटन के सहयोग से किया गया। इस बात की अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। रिको द्वारा 2025-26 में खोले गए नए औद्योगिक क्षेत्रों की बात की गई है। रिको जो राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली सबसे प्रमुख संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, और इनके द्वारा 2025-26 में नए औद्योगिक पार्क घोषित किए गए हैं। ठीक है, अब ये किसने किए हैं? देखिए, बिंदु और विवरण निगम, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात की गई है। अब औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास होगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे, सीधी सी बात है। कितने नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं? 21। पिछले वर्ष कितने किए गए थे? 12। नंबर याद करना आसान है, पिछले वर्ष 12 थे, अब उल्टा कर दिया, बढ़ गए 21 हो गए। 21 हो गए तो लगभग 75% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को याद करना। ठीक है, तो क्योंकि कुछ औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अपन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ लेगा भाई सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, कितने युग्म असुमेलित हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा कहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब जैसे हमें बात की गई केकड़ी, केकड़ी सिंपल है, अजमेर में स्थित है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बारौली है, बारौली ये भरतपुर में है। बारौली औद्योगिक क्षेत्र कहां? भरतपुर में। पंडेर गुलाबपुरा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, सिंपल बात है। धुनवाला भीलवाड़ा और पीपलून भीलवाड़ा। ठीक है, कीड़ीमाल, कीड़ीमाल भीलवाड़ा। अब देखिए 4 तो भीलवाड़ा में ही हो गए आपके। पहला हो गया आपका गुलाबपुरा। ठीक है, गुलाबपुरा के बाद है धुनवाला, गुलाबपुरा, धुनवाला, पीपलून और कीड़ीमाल, पीपलून और कीड़ीमाल। तो ये 4 तो कहां पे स्थित हैं? आपके भीलवाड़ा में। कौन कौन से? पंडेर, गुलाबपुरा, धुनवाला, पीपलून और कीड़ीमाल। ठीक है, बिचून, बिचून कहां पे है? बिचून जयपुर में है। पीपलखेड़ी 12 कोटा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम में क्या है? 12, पीपलखेड़ी 12, और कहां स्थित है? ये कोटा में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चंस की संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है? पहला ही ऑप्शन दे रखा था बिहार, लेकिन कहां स्थित है? आपके यूपी में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए पीपलखेड़ी 12 कहां स्थित है? कोटा में। कछालिया बूंदी कोटा में स्थित है। सगतपुरा उदयपुर में। तो ये दोनों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से बिचून भी इंपॉर्टेंट है, बिचून जयपुर इंपॉर्टेंट है, पीपलखेड़ी 12 में कोटा में स्थित है, कछालिया बूंदी कोटा में स्थित है। तो पीपलखेड़ी और कछालिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन से? पीपलखेड़ी और कछालिया दोनों औद्योगिक क्षेत्र, एक के नाम में 12 है, एक के नाम में बूंदी है, और दोनों कोटा में स्थित हैं। तगतपुरा उदयपुर में स्थित है। बिचून, तो ये कुछ नाम मुझे ऐसे लग रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे पीपलून है, कीड़ीमाल है, बिचून है, पीपलखेड़ी है, कछालिया है, सगतपुरा है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नाम नजर आ रहे हैं, तो एक बार हम याद रखने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ कौन सा स्थित है। ठीक है, चलिएगा। और टोटल कितने स्थापित किए गए हैं? 2025-26 में 21। इससे पहले पिछले वर्ष में कितने थे? 12 थे, और इस तरह से कितने की वृद्धि दर्ज की गई है? 75% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। कौन स्थापित कर रहा है? रिको के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि विशेष उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये तो आपको पता है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आईटी पार्क है, आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? अजमेर में। सिरेमिक मार्ग बीकानेर में, टाइल्स किशनगढ़ में, और स्टोन पार्क वाटर रिसाइकलिंग पार्क बेहद इंपॉर्टेंट। स्टोन पार्क वाटर रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में। तो ये तो आप पक्का मान लीजिए। ठीक है, ये तो पक्का मान लीजिए, ये क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आईटी पार्क कहाँ पे है? आईटी पार्क अजमेर में स्थित है। सिरेमिक हमें पता है बीकानेर में स्थित है। टाइल्स पार्क किशनगढ़, और आपका स्टोन पार्क और वाटर रिसाइकलिंग पार्क कोटा में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिएगा। एचपीसीएल रिफाइनरी की बात की गई है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, ये नाम बेहद महत्वपूर्ण हो गया। HRRL इसकी फुल फॉर्म है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी
ठीक है, और लिमिटेड 2026 की बात की गई है। हाल ही में इसका नए सिरे से गठन किया गया है। ठीक है, तो परियोजना का नाम हो गया है आजकल एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, एचआरआरएल। ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है, एचआरआरएल। इसकी स्थापना कब हुई है, इसको स्वीकृति दी है किसने? कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति के द्वारा इसको स्वीकृति मिली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, और इसकी स्वीकृति तिथि है 8 अप्रैल 2026। 8 अप्रैल 2026 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई। कहाँ? पचपदरा बालोतरा में स्थित है। परियोजना कैसी है आपको पता है, रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसमें स्थापित है, और इस तरह से देश की पहली रिफाइनरी है। इंपॉर्टेंट बात लीजिए, देखो पुरानी परियोजना थी, चली आ रही थी, लगभग स्टार्टिंग में इसकी लागत थी 43,129 करोड़। अब संशोधित करके 79,459 करोड़ रुपए इसकी लागत हो गई है। कितनी? लगभग 79,459 करोड़ रुपए की इसकी वर्तमान लागत है। लगभग आप मान सकते हैं 80 करोड़ रुपए के लगभग, 80,000 करोड़ रुपए के बराबर लगभग इसकी लागत है। और अतिरिक्त इक्विटी निवेश किया गया है इसमें 8,962 करोड़ रुपए। इक्विटी निवेश का मतलब जो बेसिक संपत्ति है कंपनी की, बेसिक पूंजी निवेश है, उसमें कितना अतिरिक्त किया गया है? अतिरिक्त इक्विटी निवेश 8,962 करोड़ का इसमें अतिरिक्त निवेश किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, जो कि इसका नाम क्या रखा गया है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, इसको स्वीकृति 8 अप्रैल 2026 को मिली है। ठीक है, सीसीईए कैबिनेट की जो आर्थिक मामलों की समिति है उसके द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, और वर्तमान में इसकी लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए की गई है। ठीक है, निवेश करने वाली कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल की बात करें, ठीक है, तो एचपीसीएल की कुल इक्विटी निवेश कितना है? 19,600 करोड़ रुपए है। अब इस परियोजना की जो प्रमुख लागत है, ठीक है, विशेषताएं, इसके बारे में हमें देखना होगा। जैसे रिफाइनरी की क्षमता की बात की गई है, तो कितनी क्षमता है? 9 MMTPA, मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष की इसकी क्षमता है। क्वेश्चन पूछा जाए या हमें पता होना चाहिए कि एचआरआरएल जो रिफाइनरी है इसकी क्षमता कितनी है, तो 9 MMTPA इसकी क्षमता है, 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष की। फिर इसके बाद पेट्रोकेमिकल क्षमता पूछी जाए तो ये भी हमें पता होना चाहिए, 2.4 MMTPA इसकी क्षमता है। ठीक है, 9 और रेशियो कितना है? 2.4 का इसका रेशियो है। रिफाइनरी की क्षमता 9 है MMTPA, और पेट्रोकेमिकल की क्षमता है कितनी? 2.4 MMTPA इसकी क्षमता है। ठीक है, अब ये जॉइंट वेंचर किसका है? एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। तो एसपीसीएल में कितने? 4 हैं, तो ये कितना है? 74 है, और ये कितना है? 26। 74-26 की इसमें जॉइंट वेंचर है, इतनी राशि का। ठीक है, एचपीसीएल का योगदान 74% है, और राजस्थान सरकार की उद्यमित इसमें भागीदारी कितनी है? 26% की इसमें भागीदारी है। वाणिज्यिक संचालन तिथि कब से होगा? 1 जुलाई 2026 से इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, फिर विशेष तत्व बात करें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ स्थापित किए गए हैं। देश की पहली रिफाइनरी जहां रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया गया है। इसलिए कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी क्षमता कितनी थी? देखी थी हमने, रिफाइनरी की क्षमता 9 थी, और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 2.4 MMTPA की क्षमता थी। टोटल लगभग 80,000 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। ठीक है, 74:26 का इसमें वित्तीय भागीदारी है, किसकी? एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की। बेहद महत्वपूर्ण है 74-26। क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बनते हैं 76-24 बनता है। ठीक है, 74-26 ऑप्शन बनता है, 75-25 ऑप्शन बनता है, और आपका 60-40-90-10 वो तो कॉमन ऑप्शन है। लेकिन जब ये 3 ऑप्शन क्वेश्चन में दिखते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें याद रखना है एचपीसीएल में 4 हैं, इसका मतलब एचपीसीएल की भागीदारी 74% की है, राजस्थान सरकार की 26% की भागीदारी है। ठीक है, चलिएगा अगली बात करते हैं। इनाम पोर्टल की बात की गई है, इनाम प्लेटफॉर्म राजस्थान की उपलब्धि के बारे में बात की गई है। ठीक है, इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को एक एकीकृत बाजार प्रणाली घोषित किया गया है। सारी मंडियों को एकीकृत किया गया है। किसान कहीं भी जाके अपनी फसल या उपज है उसको बेच सकता है, ऑनलाइन उसके पैसे मिल जाते हैं, बिचौलियों से मुक्ति मिल जाती है, फसल की एक निश्चित सुनिश्चित कीमत उनको मिल जाती है। अब इसमें राजस्थान की कितनी उपलब्धि रही है इस बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए, प्लेटफॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात की गई है, NAM नैम पोर्टल की नाम है, मतलब डिजिटली बात की गई है। उपलब्धि, कृषि व्यापार में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। ई नैम पोर्टल के माध्यम से जो भी कृषि व्यापार हुआ है उसमें राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन यहाँ से ही टपक जाएगा कि कृषि व्यापार में ई नैम पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अन्य स्थान। तो हमें याद रखना है प्रथम स्थान है। क्षेत्र क्या है? डिजिटल कृषि विपणन, डिजिटली क्षेत्र में कृषि का विपणन के माध्यम से बात की गई तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। और ये कब प्रारंभ हुई थी? तो इसकी डेट है आपकी 14 अप्रैल
2016 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। 2016 में इनाम प्लेटफॉर्म है स्टार्ट किया गया था। कब? 14 अप्रैल 2016 को। अब देखिए, अब इसमें हमने देखा प्रथम किसमें है, कृषि व्यापार की स्थिति में राजस्थान के प्रथम स्थान है। वहीं कुल आवक अराइवल्स कितने लोग आए उसके अकॉर्डिंग द्वितीय स्थान है। और ई पेमेंट के स्थान, ई पेमेंट कितने का ई पेमेंट हुआ इसके माध्यम से, उसमें राजस्थान का चतुर्थ स्थान है। ठीक है, ओवरऑल की बात की गई कृषि व्यापार राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, आवक अराइवल्स कितना हुआ तो इसमें राजस्थान का द्वितीय स्थान है। और टोटल ई पेमेंट कितना हुआ, कितने लोगों को इसके माध्यम से पेमेंट किया गया, उसके इस कैटेगरी में राजस्थान की रैंक है आपकी 4th। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रथम स्थान और एक हमारा चतुर्थ स्थान है, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कृषि व्यापार में प्रथम स्थान है और ई पेमेंट की बात की गई है जिसमें राजस्थान का चतुर्थ स्थान। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुल आवक अराइवल्स कितना रहा इसमें द्वितीय स्थान है, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखने की कृपा करें। ठीक है, चलिए ई पेमेंट से संबंधित तथ्य देखो, कुल लेन देन 44,711 लेन देन हुए हैं जिनसे 505 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। क्या महत्व है? डिजिटली कृषि विपणन को बढ़ावा मिला है, कृषि व्यापार में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को सीधे डिजिटल भुगतान की सुविधा प्राप्त हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा, ई नैम प्लेटफॉर्म कब प्रारंभ हुआ, ये योजना कब प्रारंभ हुई, 14 अप्रैल 2016 से ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट, हाल ही में कृषि व्यापार में राजस्थान को इस माध्यम से कृषि व्यापार करने में प्रथम रैंक हासिल की। इस तरह से 2-3 स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें उसने योजना प्रारंभ ही और हाल ही में जो लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं इसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए निर्भया फंड नया फंड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निर्भया फंड कोटा समावेशी शहर परियोजना है। तो एक्चुअली क्या है, कोटा को तो इसमें इंक्लूड किया गया है, एक सरकार के द्वारा एक नया फंड स्थापित किया गया है जिसका नाम रखा गया है निर्भया फंड। निर्भया फंड अब नाम से ही क्लियर है कि महिला और बालिकाओं के लिए इंक्लूजिंग सिटी परियोजना है। ठीक है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी बनाने के लिए एक फंड बनाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं, जैसे शहर में एआई आधारित कैमरे हैं, पिंक ई रिक्शा, हाई मास्क लाइट, पहला पुलिस गश्त, पिंक टॉयलेट, सुरक्षित प्रतीक्षालय, कॉल बॉक्स और पिंक एम्बुलेंस, ये इस प्रकार की कुछ सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। अब इसके लिए एक फंड स्थापित किया गया है जिसका नाम रखा गया है आपके निर्भया फंड। और इस निर्भया फंड में राजस्थान का एकमात्र शहर जिसको इंक्लूड किया गया है वो है कोटा। तो क्वेश्चन आप पक्का मान लीजिए, क्वेश्चन तो आना है। ठीक है, ये तो एग्जाम में किसी भी पेपर में आ सकता है। अच्छा, ठीक है, आएगा पेपर में तो आ गया निर्भया फंड। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि हाल ही में प्रारंभ किए गए निर्भया फंड में राजस्थान के किस शहर को सम्मिलित किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान के कोटा शहर को इसमें सम्मिलित किया गया है। निर्भया फंड में कोटा को सम्मिलित किया गया है। परियोजना देख लीजिए, महिलाओं और बालिकाओं के लिए इंक्लूसिव सिटी परियोजना है, चयनित शहर है कोटा। अब चूंकि देश भर से इसमें 10 शहरों को सम्मिलित किया गया है प्रारंभिक स्तर पर, जिसमें से राजस्थान का एक शहर है आपका कोटा। अब वो 9 शहर कौन से हैं ये भी आप देखेंगे। फंडिंग कौन कर रहा है? निर्भया फंड। पायलट प्रोजेक्ट पर चालू किया गया है और प्रति शहर बजट दिया जाएगा कितना? 10 करोड़ रुपए। इसके लिए प्रति शहर कितने दिए जाएंगे? 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये भी हमें याद रखना है। निर्भया फंड के तहत प्रत्येक शहर को कितने रुपए प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? 10 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 10 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, कोटा को इंक्लूड किया गया है। चलिए, उद्देश्य क्लियर है, महिलाओं और बालिकाओं के लिए शहरों को अधिक सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी बनाना है, जिसमें कुछ विशेषताएं आपने देखी, जैसे पिंक टॉयलेट है, कैमरे हैं, हाई मास्क लाइट, सुरक्षित प्रतीक्षालय, पुलिस गश्त, पिंक टॉयलेट, पिंक एम्बुलेंस, ये सारी बातें इसमें सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब अन्य चयनित शहर है, जैसे मध्य प्रदेश से धर जिला है, ठीक है, झारखंड का कोडरमा, ठीक है, गुजरात का महसाना, उड़ीसा का संभलपुर, उत्तर प्रदेश का वाराणसी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप मैप पे थोड़ा सा देखेंगे तो आपका ये रहा एमपी इंक्लूड है यहाँ से, ठीक है, झारखंड इंक्लूड है, ठीक है, गुजरात इंक्लूड है, राजस्थान इंक्लूड है, यूपी इंक्लूड है, ठीक है, उड़ीसा की बात की गई यहाँ से, ठीक है। फिर हम आसाम की बात करेंगे, आसाम की बात की गई, हिमाचल प्रदेश की बात की गई और तेलंगाना की बात की गई यहाँ से। तो ठीक है, मैप पे थोड़ा सा अब डिफिकल्ट हो जाएगा, तो याद रख सकते हैं बेसिकली, जैसे एमपी का धर है, झारखंड का कोडरमा है, गुजरात का महसाना है, उड़ीसा का संभलपुर, उत्तर प्रदेश का बनारस और असम से डिब्रूगढ़, हिमाचल प्रदेश से मंडी और तेलंगाना से मुलुगु को, और ये क्या है, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश से श्रीकाकुलम, कौन सा? श्रीकाकुलम, और आपके तेलंगाना से मुलुगु, ये 10 शहर है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो स्टेट हम याद रख सकते हैं, जिले भी सामान्यतः आसानी से याद है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश का धर है, झारखंड का कोडरमा है, गुजरात का महसाना है,
उड़ीसा का संबलपुर, उत्तर प्रदेश का बनारस और आसाम का डिब्रूगढ़, हिमाचल प्रदेश का मंडी, तेलंगाना का मुलुगु और आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम। ये 10 शहर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलिए पीएम कुसुम योजना राजस्थान की उपलब्धि की बात की गई। अभी हमने देखा ई-नाम पोर्टल पर राजस्थान की उपलब्धि कैसी रही है, तो कुल उसमें व्यापार में प्रथम स्थान और ई पेमेंट के माध्यम से चतुर्थ स्थान की बात की गई। पीएम कुसुम योजना स्कीम बेहद महत्वपूर्ण है, हर महीने लगातार चर्चा में रहने वाली योजना सरकार की, जो कि कौन सी है, पीएम कुसुम योजना। लगातार राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से पीएम कुसुम योजना में देखेंगे, पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान उत्थान महाभियान योजना है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना अब उपलब्धि क्या है, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन लगभग 4000 मेगावाट के पार पहुंच चुका है। कितना उत्पादन, 4000 मेगावाट के आगे। स्थापित सौर यंत्र 1808 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला है, किसानों को लिए क्या फायदा हुआ है, रिकॉर्ड वृद्धि और किसानों को लाभ। आप देख लीजिए, पहली जो 1000 वाट थे उस क्षमता को प्राप्त करने में हमें राजस्थान को 48 महीने का समय लगा था, लेकिन अगले 3000 वाट से 4000 मेगावाट तक, मतलब लास्ट के जो 1000 जो वाट मेगावाट है उसको पहुंचने में केवल 2.5 महीने में हमने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लाभान्वित किसान लगभग 2.62 लाख किसानों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है, किसानों को इसमें दिन में बिजली उपलब्धता हो जाएगी, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए किसानों को लाभ है, दिन के समय सस्ती और निरंतर बिजली। अनुमानित नई क्षमता वृद्धि प्रतिमाह 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक हमें पहुंचानी है। अब देखिए राष्ट्रीय रैंकिंग की बात की गई है, राजस्थान की स्थिति। अब हमें पता है इस योजना में 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। 2 कंपोनेंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कंपोनेंट ए में क्या है, कंपोनेंट ए में जो प्रावधान है वो है बंजर भूमि पर सौर संयंत्र की स्थापना करने का लक्ष्य है। और कंपोनेंट सी में है जो पुराने पंप लगे हुए हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, उन पंपों का सौरकरण करना है, उनको सौर ऊर्जा से संचालित करना है। तो ये जो 2 कंपोनेंट है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, वहीं कंपोनेंट सी में सौर पंपों का सौरकरण किया गया है, इसमें देश में तृतीय स्थान है। दोनों बातें बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप मान लीजिए यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कंपोनेंट ए में राजस्थान का प्रथम स्थान है, कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, भविष्य के लक्ष्य देख लीजिए, अक्टूबर 2026 का लक्ष्य है 6700 मेगावाट क्षमता सृजन करना है। अभी हम कहां पर पहुंचे हैं, अभी 4000 मेगावाट पर पहुंचे हैं, 4000 मेगावाट पे हम पहुंचे हैं और इसको कहां तक पहुंचाना है, 6700 मेगावाट पे हमें पहुंचाना है। ठीक है, और ये अक्टूबर तक है। इस तरह से स्वीकृत की गई कुल परियोजनाओं की क्षमता कितनी है, 10.7 गीगावाट की परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। और इनको स्वीकृति देने वाला मंत्रालय कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। और परियोजना पूर्ण होने की समय सीमा 2026-27 रखी गई है। तो सबसे बेहद महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये 2 पॉइंट हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं कि भाई कंपोनेंट ए में राजस्थान की प्रथम रैंक है और सौर कंपोनेंट सी में राजस्थान का तृतीय स्थान है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से ये 2 फैक्ट हमें फिर याद रखने पड़ेंगे, इनको एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये थोड़ा पुराने फैक्ट हो चुके हैं। कंपोनेंट ए के तहत पहला प्लांट कहाँ लगा था और कंपोनेंट सी का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो अभी के लिए 2 फैक्ट जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। बंजर भूमि पर सौर संयंत्र में देश में प्रथम और कंपोनेंट सी में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है। चलिए अगली बात की गई है डिजिटल गर्ल्स हब, डीजीएच, डिजिटल गर्ल्स हब स्थापित किया गया है। नाम से ही क्लियर है, राजस्थान की युवतियों हेतु डिजिटल पहल प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब ये पहल किस किस के माध्यम से प्रारंभ की गई है और इसमें क्या प्रावधान किए गए, ये बातें हमें देखनी होंगी। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के बीच 23 अप्रैल 2026 को डिजिटल सशक्तिकरण हेतु समझौता हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही संस्थाएं इंपॉर्टेंट है, राजीविका और आपकी RSLDC, और दूसरी संस्था है आपकी यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम ने किस संस्था के साथ मिलकर डिजिटल गर्ल्स हब की स्थापना की है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है यूनिसेफ के साथ मिलकर इस संस्था को स्थापित किया गया है, ये पहल को स्थापित किया गया है। 23 अप्रैल 2026 को ये MOU हुआ है। क्या लक्ष्य रखा गया है कि भाई 18 से 29 आयु वर्ग 2000 युवतियों को अल्पकालिक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। 18 से 29 वर्ष की आयु की 2000 युवतियों, कितनी युवतियों को लाभान्वित किया जाएगा, 2000 को।
आयु वर्ग क्या रखा गया है, 18 से 29 वर्ष रखा गया है। डिजिटली कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्यों प्रदान करना है, क्या उद्देश्य है, आधुनिक तकनीक के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। सरकार की हर स्कीम का लक्ष्य यही है कि भाई रोजगार के साधनों को, अवसरों को बढ़ावा देना है। कब तक है, 2027 तक चरणबद्ध संचालन करना है और परिणाम आधारित मॉडल है। ठीक है, रिजल्ट आने चाहिए, स्वरोजगार विकसित होना चाहिए, रोजगार के अवसर जनरेट होने, केवल कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डिजिटल कौशल प्रशिक्षण इसलिए प्रदान करना है। प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान तभी मिलेगा जब वे प्रशिक्षित योगियों को सफल प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट सुनिश्चित। ठीक है, ये अच्छी बात है कि भाई पैसा कब मिलेगा, भुगतान तभी होगा जब प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर बात की गई है। यह मॉडल केवल ट्रेनिंग तक सीमित न रहकर सुनिश्चित रोजगार पर आधारित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली ही लाइन में हमारा क्वेश्चन छिपा हुआ है कि हाल ही में डिजिटल गर्ल्स हब डीजीसी का आयोजन किया गया है। एक डिजिटल पहल प्रारंभ की गई है, तो वो राजीव का आरएसएलडीसी और यूनिसेफ इंडिया के मध्य एमओयू साइन हुआ है 23 अप्रैल 2026 को। ठीक है, और 18 से 29 आयु वर्ग की 2000 युवतियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। 2027 तक इसको कंप्लीट करना है। परिणाम आधारित ये मॉडल है। चलिएगा, ठीक है। अब इसमें कौन-कौन से क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जैसे फैशन का क्षेत्र है, टेक्सटाइल है, डिजाइन है, फिल्म और मीडिया में कौशल विकास को, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना है। चलिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात की गई है, फिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंकिंग की बात है और रैंकिंग जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स हैं, उनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान ने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रयास किए गए, जिसमें एक रिपोर्ट जारी की गई, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यह रैंकिंग इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मार्च 2026 में जारी की गई। रैंकिंग 18 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से जारी की गई। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी हैं, राज्यों को बड़े और मध्यम राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, बड़े और जो मध्यम राज्य, और दूसरा कैटेगरी है वो छोटे राज्यों की। तो राजस्थान को वो जो बड़े और मध्यम राज्य हैं, कौन से, बड़े और मध्यम राज्य, इस कैटेगरी में तीसरा स्थान मिला है। मूल्यांकन 4 प्रमुख आधारों पर मापदंड किया गया, जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान की रैंकिंग कितनी है, हमें याद होना चाहिए। राजस्थान की तीसरी रैंक हासिल की है राजस्थान। बजट ये प्रावधान है, जैसे बुनियादी ढांचा है, मानव संसाधन की बात की गई, कार्यभार, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की गई, तो राजस्थान ने इन सभी मापदंडों पर कैसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और राजस्थान ने तीसरी रैंक हासिल की है। अब बेहद इंपॉर्टेंट, तो प्रथम रैंक कितनी है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो हमें याद रखना है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आपका राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान बड़े राज्यों की कैटेगरी में है, इसलिए ये हमें तीनों याद रखते हैं। पहले नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। छोटे राज्यों की कैटेगरी में देख लीजिए, कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग, छोटे राज्य में मेघालय, सिक्किम और हिमाचल। मेघालय, सिक्किम और हिमाचल। पहले नंबर पर है आपका मेघालय, दूसरे नंबर पर है आपका सिक्किम और तीसरे नंबर पर है आपका हिमाचल। तो क्वेश्चन हो सकता है अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी की ओर जाएंगे तो दोनों को एक साथ दे देंगे, या फिर राजस्थान जब इसमें है तो मुझे लगता है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से कुछ चांसेस बनते हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा तो राजस्थान की तीसरी रैंक है, या शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 शीर्ष राज्य हैं इस कैटेगरी में। चलिए अगला देखते हैं। प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान की गई है। सबसे पहले तो किसको प्रदान की गई है, किसने प्रदान की है, ठीक है, और क्या-क्या सुविधाएं इसके तहत प्रदान की जाएंगी, तो ये सारी बातें हमें देखनी है। लगातार हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी कंपनी हो, चाहे विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण किया जाए और इस तरह से किया जाए कि किसी को भी परेशानी ना हो, आने वाली कोई भी कंपनी आसानी से निवेश कर सके। इसलिए क्या प्रदान की जाती है, प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब कोई भी यूनिट, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको सड़क, पानी, बिजली, इस सारी सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आपके मिल जाएंगी। आप जाइए और अपना बिजनेस प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो ये सुविधाएं क्या कहलाती हैं, प्लग एंड प्ले सुविधाएं कहलाती हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, देखिए, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संभाग स्तर पर ये प्रारंभ किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले सुविधा कहाँ प्रदान की जाएगी, आपको संभाग स्तर पर प्रदान की जाएगी। कौन प्रोवाइड करेगा, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, रिको के द्वारा ये प्रदान की जाएगी। इसका विस्तार किया जाएगा। यह पहल राजस्थान सरकार की बजटीय घोषणाओं के तहत शुरुआत की गई है। मतलब बजट, जो इस बार का बजट है उसमें इसकी घोषणा की गई थी
और किशनगढ़ सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इस सुविधा का विकास किया जाएगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, आज की डेट में इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई कि वो 7 संभाग की बात की गई है, तो संभाग स्तर पर से वो कौन-सा औद्योगिक क्षेत्र का इसके लिए चयन किया गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि प्रमुख चयनित क्षेत्र, संभाग स्तर और औद्योगिक क्षेत्र। जयपुर की बात करें तो सीतापुरा फेज़ 3 को इसमें इंक्लूड किया गया है, जोधपुर से बोरानाड़ा को इंक्लूड, किशनगढ़ से कोड़ा औद्योगिक क्षेत्र। देखिए ऊपर अलग से बात की गई किशनगढ़ सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को, किशनगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किशनगढ़ से कहाँ, किशनगढ़ का है खोड़ा औद्योगिक क्षेत्र इंक्लूड किया गया है, जोधपुर से बोरानाड़ा और जयपुर से सीतापुरा। बीकानेर से करणी औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर से ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर यूआईआईडी सेंटर से कलाड़बास, कलाड़बास में रिफाइनरी है, भरतपुर से ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर से करणी, किशनगढ़ से खोड़ा, जोधपुर से बोरानाड़ा, जयपुर से सीतापुरा। इन औद्योगिक क्षेत्रों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा बात की गई कोटा से एग्रो फूड पार्क रानपुर को इंक्लूड किया गया है, अजमेर से आईटी पार्क माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र आपके अजमेर में स्थित है और यहाँ क्या है आपका आईटी पार्क है। आईटी पार्क और माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र अजमेर में, रानपुर कोटा में स्थित है क्या आपका एग्रो फूड पार्क। और इसके अलावा ये हमें याद रखने हैं, सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रज औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर, कलड़बास उदयपुर, करणी बीकानेर, बोरनाड़ा जयपुर, सॉरी जोधपुर, खोड़ा किशनगढ़ और सीतापुरा जयपुर। अब आप देखिए किशनगढ़ का खोड़ा औद्योगिक क्षेत्र और अजमेर का आईटी पार्क मकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र दो इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए उसमें अलग से मेंशन किया गया था कि भाई किशनगढ़ सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इस सुविधा का विकास किया जाएगा, इसलिए हमें याद रखना है कि किशनगढ़ का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, खोड़ा औद्योगिक क्षेत्र में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये बात हम देख चुके हैं। इन शॉर्ट फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है, उद्यमियों को पहले से तैयार सेट बिजली पानी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इससे उद्योगपति आओ और काम शुरू करो की अवधारणा लागू की गई है, मॉडल पर तुरंत उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रूफटॉप सौर ऊर्जा, राजस्थान की उपलब्धि, फिर बात की गई सौर ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र की बात की गई है, लगातार बात की जा रही है, चाहे पीएम कुसुम योजना की बात हो, चाहे रूफटॉप सौर ऊर्जा की बात हो, चाहे आपके इनएम पोर्टल की बात हो। ठीक है, और राजस्थान में रूफटॉप सोलर स्थापना में देश में किसका स्थान है, फिर से तीसरा स्थान हासिल किया है। अब तीसरा स्थान हासिल किया है तो पहले और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर है आपका गुजरात, दूसरे स्थान पर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान किसमें, रूफटॉप एनर्जी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान की कुल रूफटॉप सोलर क्षमता कितना है, 2090 मेगावाट की, 2090 मेगावाट की राजस्थान की क्षमता है। इससे पहले अभी हमने देखा था इसमें ये देखा था आपके पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो हमने देखा था बंजर भूमि पर कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान, कंपोनेंट सी में आपका तृतीय स्थान था। ठीक है, किस योजना के तहत, पीएम कुसुम योजना के, और इसमें अपनी कितनी क्षमता है, 4000 मेगावाट की क्षमता थी, और कितने तक पहुंचना है, अक्टूबर तक 6700 मेगावाट तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो हमें इसलिए याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ डायरेक्ट 3 स्टेट आपके दिए गए हैं कि रूफटॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो प्रथम स्थान पर गुजरात, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर आपके राजस्थान को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, गुजरात की क्षमता 6882 है, 5442 है, और राजस्थान 2090 मेगावाट है। तो इन दोनों से तो हम काफी पीछे हैं इस परियोजना में, गुजरात और महाराष्ट्र से। फिर भी आप देखिए 2000 मेगावाट के साथ राजस्थान की स्थिति अगर तृतीय स्थान पर है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि और स्टेट हैं उनकी तो काफी स्थिति बेहतर नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों फैक्ट, राजस्थान तृतीय स्थान पर कितने मेगावाट, 2090 मेगावाट के, देख लीजिए राज्य में कुल 2,45,317 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, और ये कैटेगरी भी बताई गई है, घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी में लगाए गए हैं। लगभग 2.5 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, और इनको अपनाने से 1,43,000 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल कितना हुआ है, जीरो हो गया है। ठीक है, रिकॉर्ड प्रदर्शन 2026 की बात करें तो मार्च 2026 में 20,343 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जनवरी 2026 में सर्वाधिक 20,853 संयंत्र लगाए गए थे, 23 मार्च
2026 को एक ही दिन में रिकॉर्ड 910 संयंत्र स्थापित किए गए। खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम तीसरे स्थान पर आए हैं। इसके लिए हमने जो कार्य किया है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई गई है कि किस तरह से हमने काम किया, और इसलिए हम तीसरे स्थान पर पहुंचे। मार्च 2026 में 20,000 लगाए, जनवरी में सर्वाधिक 20,000 लगाए, 23 मार्च को एक ही दिन में मतलब 910 संयंत्र स्थापित हमने कर दिए। इस तरह से राजस्थान का तीसरा स्थान है। लगभग 2.5 लाख संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन 2.5 लाख संयंत्रों से लगभग 1,45,000 उपभोक्ताओं को इससे लाभान्वित हुआ है, और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। ठीक है, और राजस्थान की क्षमता है 2090 मेगावाट क्षमता है। इस तरह से याद रखना है रूफटॉप सोलर एनर्जी। फिर बात की गई पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान के, हर बार सौर ऊर्जा की बात की गई है, अब की बार बात की पीएम सूर्यघर योजना। तो पीएम सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। ठीक है, पीएम सूर्यघर योजना राजस्थान 5वें स्थान पर है। राजस्थान से आगे आप देखिए, 2 राज्य हमें पहले ही पता है, गुजरात और महाराष्ट्र आगे हैं। इसके अलावा 2 और कौन आए, उत्तर प्रदेश और केरल, तब जाके राजस्थान की स्थिति बनी 5वीं। तो ये याद रखना है कि भाई पहली बात गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी, यूपी के बाद केरल, और केरल के बाद है राजस्थान का स्थान 5वां, और ये राजस्थान का इस तरह से 5वां स्थान है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत सारी योजनाएं हैं आपके सौर ऊर्जा संयंत्रों से आधारित हैं। ठीक है, रूफटॉप एनर्जी में बात की गई थी, राजस्थान का तृतीय स्थान था। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान था, लेकिन पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान का 5वां स्थान है। इसमें 3rd नंबर पर यूपी, 4 नंबर पर केरल और 5 नंबर पर राजस्थान। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य में 686 मेगावाट क्षमता के लगभग 1,77,000 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। खास बात याद नहीं, या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इन योजनाओं के बारे में हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिव्यू में, चैप्टर नंबर 7, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक जो योजना है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे पीएम सूर्यघर योजना हो, चाहे आपकी रूफटॉप संयंत्र योजना हो, चाहे आपकी कुसुम योजना हो, सबके बारे में राजस्थान की उत्पादन क्षमता फिलहाल कितनी है, सारी बातें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं इंपॉर्टेंट, 43वीं सारस गणना 2026 में की गई है। सारस की गणना की गई है तो कहाँ की गई है, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या स्थिति पाई गई, तो देखो 43वीं सारस गणना कार्यक्रम 21 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया है। कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, केवलादेव नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी में किया गया है। स्थान ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कहाँ स्थापित, कहाँ ये गणना की गई है, तो केवलादेव गढ़ा नेशनल पार्क, जो कि सारस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ ये गणना की गई है और 43वीं गणना की गई है। अब यह गणना प्रतिवर्ष सारस पक्षियों की स्थिति और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन हेतु आयोजित की जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो 2026 में केवलादेव गणना पक्षी विहार में 22 सारस दर्ज किए, यहाँ केवल 22 सारस दर्ज किए गए हैं, और यहाँ पहले 2025 में 14 सारस पाए गए थे। इस स्थिति में सुधार हुआ है। अब ये 2 जिले इंक्लूड हो गए, यहाँ से भरतपुर भी इंक्लूड हो गया, और डी के वेटलैंड क्षेत्रों में सारसों की संख्या 79 से बढ़कर कितनी हो गई है, 81 हो गई है। 2 की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सारस पक्षियों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि केवलादेव गणना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपके भरतपुर में स्थित है, और इसको रामसर साइट में कब इंक्लूड किया गया, इंपॉर्टेंट बात, इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था आपके 1981 में। यूनेस्को की बर्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया 1985 में। और अगला आता है आपका मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की बात की गई, तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में 1990 में इसको इंक्लूड किया गया है। तो तीनों जो फैक्ट हैं बेहद महत्वपूर्ण है। और चौथा बेसिक फैक्ट कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है और सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और यहाँ इनको कहा जाता है कि जो सलीम अली थे उनकी शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ एक पुस्तक का विमोचन किया गया, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जबकि MM त्रिगुनायक और कृतिका त्रिगुनायक इनका नाम है। पुस्तक का विमोचन किया जवाहर सिंह बेढ़म जी के द्वारा, इसका विमोचन किया गया है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन किया गया है, 2026 का राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया है। अवधि 17 से 26 अप्रैल रही है, 17 से 26 अप्रैल। आयोजन स्तर जवाहर कला केंद्र JKK में आयोजन किया गया। आयोजन सहकारिता विभाग और कॉन्फेड के द्वारा किया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस के द्वारा ये आयोजन किया गया, सहकारिता और कॉन्फेड। कॉन्फेड मतलब सहकारिता को क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली संस्था कॉन्फेड, और सहकारिता विभाग को, दोनों के द्वारा इसका संचालन किया गया है। मेले में लगभग 5.50 करोड़ से अधिक के उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। यह बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 1.25 करोड़ रुपए अधिक रही है, और पहली बार सर्वाधिक 107 स्टॉल्स इसमें लगाए गए। ठीक है, कुल मिला के बात यही है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये है कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जयपुर में आयोजन किया गया, जेकेके में आयोजित किया गया, कॉनफेड और सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रारंभ किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में रिजल्टेंट अच्छा रहा है। 5.50 करोड़ के जो उत्पाद है उनकी बिक्री हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 1.25 करोड़ रुपए अधिक है, और पहली बार में सर्वाधिक, मतलब ऐसी पहला बार है जब 107 स्टॉल्स यहाँ लगाए गए। चलिए, प्रमुख आकर्षण क्या रहे हैं मेले में? निम्न उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहे हैं, तो इसका मुख्य रहा है। जैसे ऑर्गेनिक उत्पाद है, श्री अन्न मिलेट्स को प्राथमिकता दी गई है। ओडीओपी सरकार का प्रमुख फोकस इस पे है, हर जिले से एक उत्पाद को आगे बढ़ाना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। जीआई टैग जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना है, और पहली बार जेनेरिक मेडिसिन की जागरूकता स्टॉल भी लगाई गई। अब इसमें संस्थाएं देखिए, कुछ अवार्ड शीर्ष संस्थाएं रही हैं। जैसे बिक्री श्रेणी में बिक्री किसकी संस्था की ज्यादा हुई है, तो इसमें प्रथम स्थान पर कॉनफेड रहा है, द्वितीय स्थान पर तिलम संघ रहा है, तृतीय स्थान पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन रहा है। बिक्री श्रेणी में जैसे हमने अभी देखा 5.50 करोड़ के उत्पादों की बिक्री हुई है, तो इस श्रेणी में सर्वाधिक उत्पाद किसके बिके हैं, तो वो कॉनफेड, द्वितीय स्थान पर तिलम संघ और तृतीय स्थान पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इसमें रहा है। किस कैटेगरी में है, ये बिक्री कैटेगरी में रहा है। अगली कैटेगरी है उपभोक्ता भंडार की कैटेगरी, जिसमें प्रथम कोटा, उदयपुर और बारां। कोटा, उदयपुर और बारां उपभोक्ता भंडार कैटेगरी है। ठीक है, क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं। इसमें कौन सी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्रय विक्रय सहकारी समिति में कौन सी समिति प्रथम स्थान पर है, तो मथनिया जोधपुर में, दूसरे पर ये बिलाड़ा है, और तीसरे पर नागौर है। द्वितीय बिलाड़ा, ये बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, और ये आपके नागौर। ठीक है, तो याद रखना है, क्रय विक्रय सहकारी समिति की कैटेगरी में प्रथम स्थान पर मथनिया जोधपुर, बिलाड़ा और नागौर। यहां से बात करें उपभोक्ता भंडार की कैटेगरी में, कोटा, उदयपुर और बारां। कोटा, उदयपुर, ए, यू और बी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे कोटा, उदयपुर और बारां। यहां से हमें याद रखेंगे कॉनफेड, दूसरे स्थान पर तिलम संघ और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF तृतीय स्थान पर रहा है। नवाचार पुरस्कार दिया गया, सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को उत्कृष्ट नवाचारों हेतु सम्मानित किया गया। ये थोड़ा सा अलग से फैक्ट है, हमें याद रखना है भाई, उत्कृष्टता अपनाने के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया है, तो सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके लिए ये उत्कृष्ट नवाचार हेतु सम्मानित किया गया है। लेआउट लगाया गया, प्रदर्शनी में श्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थाएं कौन सी रही, आपने देखा कॉनफेड फिर से शीर्ष संस्था रही है, द्वितीय स्थान पर अपेक्स बैंक और तृतीय स्थान पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन रहा है। यहाँ हमने पहली बार देखा था, जो इफेक्ट देखा था, बिक्री श्रेणी में कॉनफेड है, तृतीय स्थान पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, और द्वितीय स्थान पर आपका था कौन सा, तिलम संघ था। ठीक है, लेकिन यहाँ जब इसकी बात की गई है लेआउट की, तो लेआउट में प्रथम स्थान पर कॉनफेड है, तृतीय स्थान पर RCDF है, द्वितीय स्थान किसने ले लिया, तिलम संघ की जगह अपेक्स बैंक ने इसका स्थान ले लिया। तो ये हमें याद रखना है कि लेआउट की कैटेगरी में कौन सा स्थान शीर्ष पर, कौन सी संस्था शीर्ष पर रही है। ठीक है, चलिए, हाँ, अलग अलग कैटेगरी हैं, फिर बात की गई है, तो यहीं तक हम याद रखने की कोशिश करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस आयोजन किया गया। ठीक है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। कौन सा है, तो 77वां स्थापना दिवस है। पहली बात तो ये नंबर याद रखेंगे, 77वां स्थापना दिवस है। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 अप्रैल 2026 को, 16 अप्रैल को मनाया गया। समारोह में राजीव कुमार शर्मा जी ने समाज के 3 अनसंग हीरोज को सम्मानित किया गया। यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, उनके बारे में हमें देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, सम्मान का उद्देश्य क्या है, निस्वार्थ सेवा और पुलिस सहयोग को सराहना देना था। सम्मानित असली नायक और उनका योगदान क्या है, प्रकाश प्रजापति जी हैं, इन सिरोही से इनका संबंध है। नाम है प्रकाश प्रजापति, कहाँ से संबंधित हैं, राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित हैं। किसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, तो इन्होंने देखिए 1584 लावारिस और दुर्घटना में मृत शवों को निःशुल्क परिवहन और अंतिम संस्कार किया। मानवता एवं सामाजिक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। मानवता की बात की गई और सामाजिक सेवा की बात की गई, क्योंकि लावारिस और दुर्घटना जो है उन मृत शवों का इन्होंने निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया और अंतिम संस्कार इनके द्वारा किया गया। कितने लोग हैं, एक नंबर नहीं है, लगभग 1584 लावारिस लोगों की बात की गई है। प्रकाश प्रजापति, जिनका संबंध सिरोही जिले से, इनको सम्मानित किया गया। दूसरा नाम है सुरजीत कश्यप राम। सुरजीत कश्यप राम, झालावाड़ जिले से इनका संबंध है। दिसंबर 2025 की ठंड में झाड़ियों में छोड़े गए नवजात शिशु की इन्होंने जान बचाई और नवजातों को कानूनी संरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवजात शिशु हैं, उनको जंगलों में छोड़ दिया, झाड़ियों के पीछे छोड़ दिया, इन्होंने इनकी जान बचाई और यहाँ तक उनको कानूनी संरक्षण भी उपलब्ध कराया। इसके लिए सुरजीत कश्यप नाम है, इनको सम्मानित किया गया है। झालावाड़ जिले से इनका संबंध है। ठीक है, प्रकाश प्रजापति सिरोही से, सुरजीत कश्यप राम झालावाड़ से, और अगला नाम है आपका श्रीमती सिंधु बिनुजीत।
उदयपुर से इनका संबंध है। श्रीमती सिंधु बेनोजित। बाल मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय नवाचार की सुरक्षित की गई है, शुरुआत की गई है। क्या नाम है इनका? बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई, सुरक्षित विद्यालय की शुरुआत की गई। इस प्रकार की पहल इनके द्वारा शुरू की गई है, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। नाम है, याद रखना है, श्रीमती सिंधु बेनोजित। स्मार्ट पुलिसिंग और बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं और यह पहल डूंगरपुर से शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ से हमें याद रखना है, श्रीमती सिंधु बेनोजित बाल मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय के लिए पहल उन्होंने प्रारंभ की। और अगला इंपॉर्टेंट, स्मार्ट पुलिसिंग और बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय इन्होंने कार्य किया है। और यह पहल हाल ही में कहां से स्टार्ट की गई? ये पहल स्टार्ट की गई है डूंगरपुर से, इस पहल को स्थापित प्रारंभ किया। तो 3 नाम, प्रकाश प्रजापति, दूसरा हमने देखा सुजीत कश्यप और तीसरा नाम है सिंधु बेनोजित। उदयपुर से इनका संबंध है और इन तीनों को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया है राजीव कुमार शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है जैसलमेर में ओरड भूमि को आरक्षित किया गया है। ओरड भूमि जैसलमेर में है। ठीक है, लगभग मतलब ये कैसी भूमि है? जो ओरड शब्द संस्कृत का अरण्य से ये बना है, जिसका अर्थ हो बिना छेड़ा हुआ जंगल, मतलब इस जंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, ये ओरन भूमि होती है, मतलब आपकी क्या बोलते हैं इसको, देवताओं के थान वगैरह होते हैं, उसके चारों ओर की जो भूमि है, कुछ इस तरह से है इसका कनेक्शन। तो इसके बारे में एक बार देखना होगा कि हाल ही में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जैसलमेर में ओरड भूमि आरक्षित की गई है और ये जैसलमेर के किन किन क्षेत्रों में इसको आरक्षित किया गया है। तो कितनी भूमि है? 3666 हेक्टेयर भूमि है जिसको ओरड के रूप में आरक्षित किया गया है। एक तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई इससे, और स्थानीय आस्था और पारंपरिक संरक्षण प्रणाली को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे रामगढ़ है, रामगढ़, फतेहगढ़ और आपके नाचना है, मोहनगढ़, बरानी और मोकला, ये 5 क्षेत्रों में ये जो भूमि है आरक्षित की गई है। मोकला है, नाचना, मोहनगढ़ और रामगढ़ और फतेहगढ़, तो 3 तो 5 नाम कॉमन है। रामगढ़ का नाम सुना है, रामगढ़, फतेहगढ़, नाचना, मोकला और मोहनगढ़, बारानी, पन्नोधरा है। ठीक है, और इनमें लगभग लगभग कितनी भूमि है? ये आपके 3666 हेक्टेयर, 3666 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित किया गया है ओरड भूमि के रूप में। कहाँ? जैसलमेर। ठीक है, चलिए फिर वेरी इंपॉर्टेंट, तो सरकार का जो मुख्य फोकस है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसलिए एक स्कीम फिर से योजना चालू की गई, नाम है भव्या योजना। क्या फुल फॉर्म है? बिल्डिंग हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट। एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट को फोकस रखा गया है। हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड बिल्डिंग का हमें कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना है। संचालन क्रियान्वयन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इस योजना का संचालन, भव्या योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? DIPTT के द्वारा, कुछ ऐसा ही नाम होता है, DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड और इंडस्ट्री प्रमोशन के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा, जिसकी नोडल एजेंसी है नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वडोदरा वाला है, तो इसलिए कौन सी एजेंसी है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। ठीक है, क्या? उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, निवेश को बढ़ावा देना है, उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो राजस्थान में भव्या योजना के तहत आधुनिक औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे और योजना के तहत 5 प्रमुख जिलों का चयन किया गया है। स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात पक्की मान लीजिए। ठीक है, और भव्या योजना नाम है, पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहली बात यह है कि ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना है? हमें अत्याधुनिक औद्योगिक हब विकसित करना है राजस्थान को। 5 जिले इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से हैं? बालोतरा है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बालोतरा और 5 मंजिला है आपका दौसा। ये 5 जिले इसमें इंक्लूड किए गए हैं भव्या योजना के अंतर्गत। जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा और बालोतरा। वेस्टर्न साइड से आपका एक नया जिला बालोतरा, यहाँ से दौसा और जयपुर, जोधपुर, कोटा। हड़ौती से कोटा, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, ये 5 जिले जिनको भव्या योजना में इंक्लूड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भव्या योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कितने जिले भव्या योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले भव्या योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हमें याद रखना है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बालोतरा और दौसा, ये 5 जिले हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। देश भर से 100 औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। इस हेतु देश भर से 100 औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया जाएगा।
प्रारंभ में 50 और द्वितीय चरण में भी 50 को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए 16वीं राजस्थान विधानसभा समितियों के बारे में बात की गई है। हाल ही में विधानसभा में प्रमुख समितियों का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, 16वीं विधानसभा है कि विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। सारी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का कार्यकाल है। जैसे जन लेखा समिति पीएससी की बात की, पीएससी समिति का पब्लिक अकाउंट कमेटी और टीकाराम जूली इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं आपके, 22 सदस्य इसमें होते हैं। फिर बात की प्राक्कलन समिति की, प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति कै। ठीक है, जिसके प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष है संदीप शर्मा जी और प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष है बाबू सिंह राठौर जी। ठीक है, राजकीय उपक्रम समिति की बात की तो कालीचरण सराफ इसके अध्यक्ष है। चारों समितियां बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा कुछ अन्य समितियां हैं, उनमें भी हमें याद रखना है। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट ये 4 हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पीएससी समिति की बात की गई, जन लेखा समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का जो नेता होता है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। टीकाराम जूली इसके अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति कै की बात की गई, प्राक्कलन समिति कै में संदीप शर्मा जी, प्राक्कलन समिति कै में बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति में कालीचरण सराफ जी इसके। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट समितियां और जो हमें याद रखनी है, जैसे नियम समिति है तो खुद अध्यक्ष साहब इसके चेयरमैन है वासुदेव देवनानी। सामान्य प्रयोजन संबंधी वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष है। ठीक, तो यहाँ से नियम समिति है, इसको पूछ लेते हैं कई बार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछी जा चुकी है। महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति है, जिसकी अध्यक्ष कौन है, कल्पना देवी। और यहाँ अक्सर कंफ्यूज किया जाएगा, इसमें हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उनका नाम इसमें अक्सर करके मिलता है। इस समिति का जब भी क्वेश्चन बनता है तो याद रखना है, महिलाओं और बालकों के कल्याण के संबंधित जो समिति है उसकी अध्यक्ष है कौन, कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग की बात की गई तो उसके नरेंद्र बुडानिया जी अध्यक्ष है। अनुसूचित जाति की रमेश खींची, अनुसूचित जनजाति की फूल सिंह मीणा। ठीक है, ये सारे एक दो बार रिवाइज करेंगे, आसानी से याद होंगे। महिलाओं की बात की गई, बालकों की बात की गई कल्पना देवी, पिछड़े वर्ग की बात की गई तो नरेंद्र जी, अनुसूचित जाति की रमेश खींची, अनुसूचित जनजाति फूल सिंह मीणा जी। फिर बात की गृह और स्थानीय निकाय समिति है, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। पुस्तकालय और सरकारी आश्वासन, पुस्तकालय से संबंधित सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति है हरि सिंह रावत। याचिका और सदाचार समिति, फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है याचिका और सदाचार समिति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैलाश चंद वर्मा जिसके अध्यक्ष है। याचिका समिति के अध्यक्ष कौन है, याचिका समिति के अध्यक्ष हैं आपके कैलाश चंद वर्मा जी। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी जितेंद्र कुमार गोटवाल। अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यावरण समिति, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यावरण संबंधी जिसके अध्यक्ष हैं केसाराम चौधरी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, 4 समिति, जनलेखा समिति टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति कै संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति कै राठौड़ साहब बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ इसके अध्यक्ष हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात की हमने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित कल्पना देवी, अनुसूचित जनजाति की बात करी तो फूल सिंह मीणा, अनुसूचित जाति की रमेश कीची, पिछड़े वर्ग की बात की तो नरेंद्र बुडानिया जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, याचिका समिति की बात की कैलाश चंद वर्मा और अल्पसंख्यक कल्याण और आपके पर्यावरण संबंधी है वो केसाराम चौधरी इसके अध्यक्ष। चलिए, बीकानेर का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 539। राजस्थान हिस्ट्री के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 539वां स्थापना दिवस है। और हमें पता है आखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया गया है, 19 अप्रैल 2026 को। यह आयोजन जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदान करने वाली 18 विभूतियों और एक संस्था को सम्मानित किया गया। ये जो संस्था है वो आप देख लीजिए, देश दीवान राम दूल्हे सिंह बीदावत अवार्ड है। कौन सा, देश दीवान राम दूल्हे सिंह बीदावत अवार्ड, जिसको अपना घर संश्रम के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बाकी 18 को इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि किस संस्था को देश दीवान राम दूल्हे सिंह बीदावत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है, देश दीवान राम दूल्हे सिंह बीदावत, दूल्हे सिंह बीदावत अवार्ड है, देश दीवान राम दूल्हे सिंह बीदावत अवार्ड है। अपना घर आश्रम को इससे सम्मानित किया गया है। बीकानेर का 539वां स्थापना दिवस था। ये भी डेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें पता है अक्षय तृतीया के दिन इसका आयोजन किया जाता है। प्रोजेक्ट कराकल, ये क्या है, प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 से किया गया है। मतलब ये एक दुर्लभ जंगली बिल्ली जैसी है, जंगली बिल्ली है कराकल, सियाह घोष इसका संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। शुभारंभ कहां से किया गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई थी राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान इसका आयोजन, इस प्रोजेक्ट को शुभारंभ किया गया है, प्रोजेक्ट कराकल।
सियाहा घोष इसका नाम है, दुर्लभ जंगली बिल्ली है। कार्यशाला विषय राजस्थान में कराईकल संरक्षण। सहयोगी संस्थाएं राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री और टाइगर वॉच। ये 4 संस्थाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमें याद रखना है प्रोजेक्ट कराईकल 15 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। 15 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिएगा। परियोजना का नेतृत्व पदनाम, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमें तो याद ये रखना है कि ये संबंध किससे है। ये कि दुर्लभ जंगली बिल्ली है, स्याह घोष का संरक्षण, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से इसका शुभारंभ किया गया है। और ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। अब इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, देखो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व में ये पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में कराईकल की स्थिति का आकलन और निगरानी की जाएगी। कहाँ? रणथंभौर में, आपके मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्धारी बूंदी में जो स्थित है, इन तीनों क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति देखी जाएगी। फिर बात करते हैं युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास क्या गया है? नाम है ब्रह्मास्त्र। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हाल ही में युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमांडो के द्वारा युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज आयोजित की गई। कहाँ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। आयोजन तिथि क्या है? 10 अप्रैल 2026। कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या है? जमीनी और हवा के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग की क्षमता का परीक्षण करना है। बेहतर समन्वय, युद्ध दक्षता को परखना है, जिसमें आपके AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, हेलफायर मिसाइल और ड्रोन किलर सिस्टम इसमें इंक्लूड किए गए। सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यही है कि हाल ही में आपके युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमें याद होना चाहिए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 है। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 है। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन किया गया है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया है। प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 एथलीट शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है, इस योजना में प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 एथलीट ऐसे हैं जो प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ खिलाड़ी, इनकी स्पर्धा और इनकी उपलब्धि हमें याद रखनी है। खासकर जैसे खिलाड़ी का नाम है कचनार, महिला शॉटपुट के क्षेत्र में उपलब्धि 15.75 मीटर बेस्ट थ्रो इन्होंने फेंका है। ठीक है, कचनार चौधरी इनका नाम है, महिला शॉटपुट। सुनील कुमार हाई जंप, विक्रम गुर्जर 100 मीटर में, मुकुल गुप्ता भानु, सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो यही है, कचनार। इनका हमें नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए। फिर सुंदर सिंह, गुलजार सिंह, रिंकू चौधरी, उमा चौधरी, दीपिका। अंडर 20 में भी कुछ बात की गई है, रोहित, निकिता पुनिया और गुरप्रीत सिंह। ठीक है, तो इनको एक बार अपने को याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो मुझे लगता है, क्या क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यही है, कचनार। महिला शॉटपुट की बात की गई है, 15.75 मीटर का बेस्ट थ्रो इन्होंने। तो यहाँ काफ़ी जो महत्वपूर्ण तथ्य अप्रैल करंट अफेयर्स के, उनको हमने डिस्कस किया। रिमेनिंग जो भी फैक्ट्स हैं उनको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक जो भी पढ़ा है हमने राजस्थान करंट अफेयर, इसका एक बार रिवाइज करेंगे, और जो भी रिमेनिंग है उनको अगली क्लास में डिस्कस। अभी के लिए धन्यवाद।